नमस्कार। जन चौक के दर्शक, श्रोता सभी को नमस्कार। मैं हूँ रामशरण जोशी। आप कह सकते हैं कि मैं एक रिटायर्ड पत्रकार हूँ। वैसे पत्रकार कभी रिटायर्ड नहीं होता। जब तक उसकी साँसें चलती रहती हैं, वो सोचता भी रहता है, लिखता भी रहता है, कुछ न कुछ कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि मैं इस समय एक फ्रीलांस पत्रकारिता जो है, वो मैं कर रहा। अब क्योंकि ये इस कार्यक्रम का ये पहला इंस्टॉलमेंट है और इसमें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कल, आज और कल, यानी जो काल के 3 आयाम होते हैं, तो यानी कल के आयाम से मैं गुज़र चुका हूँ। आज के का जो आयाम है, उसमें हूँ और कल कैसा होगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। अब कल मैंने कैसा शुरू किया, कल का जो बीते कल का, इसी और उससे ज़ाहिर है कि यादें जुड़ी हुई हैं। अब यादों का बाइस्कोप बाइस्कोप का शब्द मैं समझता हूँ कि इस पीढ़ी के जो दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं, उन्हें हो सकता है कि कुछ नया लगे, क्योंकि उनके सामने अब जो टेक्नोलॉजी नई आ गई है। लेकिन जब मेरे युग में, यानी आप समझिए कि मैं 1950 के मध्य की चर्चा कर रहा हूँ। उस समय ये जो बाइस्कोप जो था, वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ था। यानी मैं तो गाँव से निकला, तो गाँव में मनोरंजन का एकमात्र साधन था ये बाइस्कोप। बाइस्कोप को बहुत सामान्य ढंग से समझना हो, तो ये एक तरीके का चलता-फिरता सिनेमा है। 1900 यानी पिछली सदी की 19 से 1910 के आसपास ये इसे प्रयोग में आया। वैसे इसका इन्वेंशन जो था, वो 19वीं सदी के अंत में हो चुका था और 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका ज़बरदस्त प्रचार हुआ और ठीक उसी समय सिनेमा की शुरुआत हुई। अब बाइस्कोप, मैं बाइस्कोप पे बोलने ही नहीं जा रहा, लेकिन बाइस्कोप में होता क्या है? मैं ये 1 मिनट में समझा देता हूँ। हम लोग जब गाँव में बाइस्कोप देखा करते थे, मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान में एक छोटा-सा तहसील है बसवा। ये अलवर और जयपुर के बीच में है। तो ये बाइस्कोप में जब हम लोग देखते थे, पैसा देते तो उस समय बड़ा वैसे होते थे, अधेला या इकन्नी या दुअनी, माने पीतल के और या तांबे के पैसे हुआ करते थे और 1 पैसा हम लोग, वो 6 वाला पैसा होता था। वो जो तो वो फेरी वाला होता था, बाइस्कोप को लेकर के हर मोहल्ले दर मोहल्ले घुमा करता था। तो हम 1 पैसा उसको देते और देखा करते। अब उसमें ताजमहल क्या है, लाल किला क्या है, बम्बई क्या है, कलकत्ता क्या है, अ, यानी पूरे भारत का दर्शन, यानी जो ये अपनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर हैं या मस्जिद हैं और हमारे जो बड़े-बड़े उस ज़माने के नेता थे, यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग सबको दिखाते थे बारी-बारी से। कोई 5 मिनट लगता था और गाना भी कभी-कभी बजता था, जो राष्ट्रीय संगीत या गीत वो लगा दिया करते थे और वो जो फेरी वाला था, वो इसको चलाता जाता और हम लोग देखते, बड़े आनंद से देखते। ठीक मनुष्य का जो जीवन है, आपका ये मेरा, ये भी एक सिनेमा के समान है। यानी मैंने ये जानबूझ करके ये शीर्षक रखा कि यादों का बाइस्कोप। अब वो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो जीवन जो है, वो उसमें क्या है, घटनाएँ होती हैं
पात्र होते हैं, सपने होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, काफी चीजें होती हैं और हम उसको देखते हुए चलते रहते हैं आराम से। तो इसीलिए मैंने इसको यादों का बाइस्कोप, क्योंकि यादें, अगर यादें ना हो, ये समझ लीजिए, यादें ना हो तो मनुष्य का जीवन एक रेगिस्तान, एक मरुस्थल की तरह हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वीरान, उसमें गर्म लोहे दिखाई देंगे। लेकिन यादें ऐसी होती हैं कि जो कि जीवन को कभी सूखा नहीं रहने देती, उसको नीरस कभी नहीं होने देती। हम पुरानी यादों को फिर से बुलाते हैं वर्तमान में, और हमें अपने बड़े जो प्रिय लोग हैं, या जिन्हें हम पसंद न भी करते हों, ऐसी घटनाएं जो हमारे हृदय और मस्तिष्क के बहुत समीप हों, समीप रही हों, घटी हों, उन्हें हम वर्तमान में भी याद करते हैं और आने वाले कल में भी याद करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक याद करते हैं। इसलिए मैं यादों को एक लाइफ लाइन मानता हूं। इस लाइफ लाइन के सहारे जीवन हम चलता रहता है। ठीक है, उसमें बहुत उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं, कभी हम चढ़ते हैं, कभी हम फिसलते हैं, नीचे गिरते हैं, और ये सब हमारे यादों के का जो खजाना है उसमें जमा होते चलते हैं, और अब अनायास ही ये यादें आ जाती हैं। तो आज मैं आपको यादों, अपने शुरुआती यादों की सैर कराता हूँ। देखिए, मेरा जन्म आजादी के 4 वर्ष पहले हुआ। आजादी यानी आप कह सकते हैं 1943। सही जो मेरी तारीख है जन्म की, 30 अक्टूबर 1943। वैसे सरकारी रोजनामची में मेरा वो जो तारीख है वो 6 मार्च 1944 है। उस जमाने में होता ऐसा था कि माता पिता अपनी मर्जी से स्कूल में जाकर के, प्राइमरी स्कूल में जाकर के दर्ज करा दिया करते थे, लिखा दिया करते थे कि भाई इस तारीख को हुआ, सुविधा के अनुसार। आज का जैसा फॉर्मल जीवन, औपचारिक जीवन, या आप कह सकते हैं यांत्रिक जीवन उस जमाने में नहीं था, बड़ा इनफॉर्मल था। अब जैसे आज तो ये है कि जन्म मृत्यु दोनों को तुरंत रजिस्टर करवाना पड़ता है, शादी की हो तो रजिस्टर कराना पड़ता है। माने सब चीजें इतनी यांत्रिक हो गई हैं इस समय में, मेरे समय में उस समय नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर 1943 को मेरा जन्म हुआ, और जिस दिन जन्म हुआ वो 30 अक्टूबर यानी दिवाली का दूसरा दिन था। तो आप कह सकते हैं कि भैया दूज के दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरा जन्म हुआ। अब देखिए, ये वो काल था औपनिवेशिक का, कॉलोनियल इंडिया था, अंग्रेजों का राज था। और ठीक उस समय, जिस समय में जन्म ले रहा था, ठीक उस समय इस देश में भारत छोड़ो का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष आंदोलित हो चुका था। ये कहानी समझना जरूर चाहिए कि आखिर में हमें आजादी कैसे मिली। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, ये सब लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय थे और जेल भी गए। उससे पहले हमारे कई शहीद हुए, जैसे भगत सिंह आजाद, उसके 15-16 साल पहले उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद, उससे पहले आपके ये आप कह सकते हैं कि ये बिस्मिल,
अब ये आजादी का एक लंबा सिलसिला रहा। आज ये है कि हमारे जो वर्तमान शासक हैं उनको थोड़ी सी इस बात से तकलीफ है कि उन्होंने हाय हमने आजादी के आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। ये पाप बोध है, या हो सकता है कहीं उनको अपराध भी लग रहा हो कि हमने आजादी के आंदोलन का बहिष्कार या उसमें भाग क्यों नहीं लिया। और उसमें तो खैर, तो जिस पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म अलवर में हुआ। रियासती शहर था अलवर रियासत। यानी आप ताज्जुब करेंगे कि करीब 550 से ज्यादा रियासतें उस जमाने में देश भारत भर में थी, और राजस्थान में काफी रियासतें थी। उनमें से एक रियासत अलवर में। अलवर एक बहुत बड़ा, आज तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और मतलब ये आपकी जो हमारी दिल्ली से सीधा जोड़ा हुआ है और तेजी से डेवलप कर रहा है। लेकिन उस जमाने में राजा का ही सब कुछ चलता था और हम प्रजा थी। तो वहां मेरा जन्म हुआ एक रियासती पृष्ठभूमि में। एक तरफ रियासती पृष्ठभूमि और दूसरी तरफ वो गुलामी से दूर करने की जो मुहिम गांधी जी की लीडरशिप वो थी। तो दो विरोधाभासों के बीच में मैं आया। अब धीरे धीरे 4 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस समय तक भी आप कह सकते हैं कि मेरा बचपन था। माने कोई चीज नहीं इतनी समझ, जमाने में 4 साल में क्या समझेंगे। हाँ, लेकिन दिल्ली वगैरह में काफी घूम चुका था। और धीरे धीरे जब चेतना का विकास होता गया, कुछ समझता गया, स्कूल जाने लगा, यानी फिर हम गांव से उठ करके और जयपुर चले आए, जिसको कि आप भारत के पिंक सिटी कहते हैं, ये गुलाबी नगर। अब ये जयपुर जो, तो वो भी एक रियासत थी, भारत का एक हिस्सा था। उस समय के राजा मुझे याद है मान सिंह हुआ करते थे, और उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी हुआ करती थी। और मतलब उनका बड़ा चर्चा था, गायत्री देवी का, मान सिंह का बड़ा काफी चर्चा था। और तो उस समय, तो मैं ये किस्सा आपको कह रहा हूँ 1957। तो 1957 में मैं 7वीं 8वीं में पहुंचा, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था रेजिडेंसी मिडिल स्कूल में, ठीक उसके सामने महल था। तो वहाँ एक गायत्री देवी और राजा मान सिंह ये दोनों आया करते थे, और खुली जीप में ये सफर किया करते थे। आप देख ही रहे स्क्रीन पर मान सिंह और गायत्री देवी। आज दुर्भाग्य से आज दोनों ही नहीं है, लेकिन उस समय बिल्कुल ये इस एक बिल्कुल खिलाड़ी की तरह इन दोनों को पोलो खेलने का जबरदस्त शौक था। पोलो ग्राउंड में देश भर की, दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे, और राजा मान सिंह और श्रीमती गायत्री देवी, यानी उस समय तो हमको इनको महारानी बोला करते थे, महारानी गायत्री देवी, तो उसको देखने के लिए, पोलो देखने के लिए पूरा जयपुर उमड़ आता था। एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था रेलवे स्टेशन के पास, हम लोग देखते थे। आपको ताज्जुब, गायत्री देवी विश्व की जहां तक सुंदरता का सवाल है, वो जबरदस्त सुंदरी तो सुंदर थी, इसमें ये सभी लोग मान चुके हैं। तो उस समय गायत्री जी को देखने के लिए बहुत आते थे। तो मैं ये किस्सा बता रहा हूँ आपको 1957। 1957 में मैं 7वीं 8वीं में आया, और मैं धीरे धीरे चेतना का विकास होता गया, चीजों को संभलता गया। अब मैं इस 1957 से 62 की 2-3 घटनाओं का चर्चा इस पृष्ठ में मैं करना चाहूंगा। और वो ये है कि मैं जिस बस्ती में वहां रहता था, जयपुर
जयपुर के पास एक बस्ती है, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास, बड़ोदिया, ग्राम बड़ोदिया कहा जाता था। आजकल इस समय तो वो विवेकानंद कॉलोनी बन गई है, उस समय कच्चे बस्ती हुआ करती थी काफी। तो उस जमाने में वहां रहता था, और हमारी गांव बस्ती के एक छोर पर दलित लोग रहा करते थे, हरिजन लोग। तो वो एक घटना मुझे आज भी याद है बिल्कुल। देखिए, उस जमाने में एक अनटचेबिलिटी एक्ट पास हुआ था, नेहरू सरकार ने पास किया था कि भाई देश के अंदर कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी कोई नहीं रहनी चाहिए, और इस नाते उसका प्रचार जबरदस्त होना चाहिए। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री होते थे सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, और शिक्षा मंत्री होते थे हरिबाबू उपाध्याय। तो एक आयोजन वहां दलितों की बस्ती में किया गया, और हम सबसे कहा गया कि भाई आज शिक्षा मंत्री हरिबाबू उपाध्याय आ रहे हैं इस बस्ती में और दलितों से मिलने के लिए, और आप सब लोग आइए। तो हम लोग सब गए। हरिबाबू उपाध्याय जी आप देख रहे हैं, तो हम लोग गए, और वहां अब उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, और भाषण समाप्ति के बाद जो उनका दलितों का जो नेता था वहां पर, वो आए और उन्होंने कहा कि सर आप चाय पीजिए। अब आप चालिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे उपाध्याय जी बड़ी टाल मटोल करते रहे, हाँ भी पीता हूँ, बाद में पीता हूँ, यार यहाँ रख जाओ, वो कर। और वो जो नेताजी थे दलित बस्ती के, अरे सर चाय तो पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। और जो लेकिन हमारे उपाध्याय जी और उनके जो सेक्रेटरी पी, जो काफी, क्योंकि मैं मेरे ये स्मृति में पूरा उनका चेहरा, उनका पूरा भाव भंगिमा सब अंकित है। अरे वो टाल मटोल करते रहे और आखिर तक टाल मटोल किया, और उन्होंने बगैर चाय के कप को छुए वो चले गए, और बाहर नारा लगाया गया, गांधी जी जिंदाबाद, नेहरू जी जिंदाबाद, और अनटचेबिलिटी का नाश हो। लेकिन ये विरोधाभास, यानी उपाध्याय जी वो किस काम के लिए आए थे कि हमको अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है, उसका सफाया करना है। वो चाय तक पीने से कतराते, आखिर तक कतराते रहे, और चाय नहीं पी, यहाँ तक कि बिस्किट भी नहीं। यानी हम लोगों को वो बिस्कुट, उनका जो पिए था, अरे बच्चों आप लोग भी बिस्किट खा लो। नेता मंत्री जी जो चले गए, और उस जमाने में एक एम्बेसडर कहा हुआ करती थी हिंदुस्तान, उसमें वो चले गए, और पीछे से धूल गुब्बार उड़ते गए, और उनको गुब्बार को देखते हुए हम तो अपने बिस्कुट, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं था, हमने खा लिए। लेकिन अब मुझे आज भी याद है कि उस जमाने में जो हम लोग सवर्ण लोग थे, जो हमारे माता पिता उस जमाने में कहते नहीं नहीं, उस बस्ती में मत जाना, वो उसमें दलित रहते हैं, स्वीपर रहते हैं, वो नरक है। और हम, यानी इसका मतलब वो नरकवासी हैं और हम स्वर्गवासी। स्वर्गवासी और नरकवासी दोनों का कोई मिलन संगम नहीं हो सकता। तो देखिए, हम नजर बचा के चुपचाप जाते रहे, और हमने तो बिस्कुट खाए आराम से, बच्चे थे ना, हमको क्या कोई। लेकिन माता पिता जरूर थे कि अगर किसी दलित से आप छू गए, किसी स्वीपर से छू गए, तो आपको नहाना पड़ेगा। जब हम लोग घर लौटे, मैं तो मुझसे कहा गया भाई बस्ती के अंदर किसी से, तो हमने बहाना बना, नहीं नहीं मैं तो हम दूर ही था, हम सब लोग और। देखिए ये माहौल था उस जमाने में। एक ये याद आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरी याद और भी जबरदस्त है। देखिए मुझे फिल्मों में जाने का बड़ा शौक था। फिल्में काफी देखा करते थे मैं। अब उस समय बच्चों की भी फिल्म, क्या वो बूट पॉलिश हो, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर नहीं, हम पंछी डाल के, जागृति उस जमाने में बड़ी अच्छी फिल्म मानी जाती थी, जागृति। तो
मैंने उसके एक गाने बड़ी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के थे। तो वो हमने तो फ़िल्म देखने का मुझे बहुत शौक था और मैं जो जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे या कुछ होता था, उसका फ़िल्म देख लिया, सिनेमा देखने चला जाता था। उस समय बहुत ही कम पैसे देने पड़ते थे, 5 आने का टिकट आता था, वो लोअर क्लास का सबसे आगे, वो लेकर के हम बैठ जाते थे और पिक्चर देख लिया करते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ये जो फ़िल्मों को देखने, फ़िल्मों में काम करने का जो जुनून इतना हावी हुआ मुझ पर, आपको बताऊँ तो आप हँसेंगे ज़रूर। मैं 1960 में घर से फरार हो गया, भाग गया। और कहाँ भागा? उस समय सबकी एक ही मंज़िल हुआ करती थी युवा लोगों की, और वो थी बम्बई। और मैं बम्बई बिना माता-पिता को बताए और बिना टिकट, और मैं बम्बई भाग। 2-3 महीने तक मैंने बड़ी कोशिश की। उसमें उम्र क्या रही होगी बस, लेकिन स्टूडियो के चक्कर लगाना, अ अभिनेताओं को देखना, दिलीप कुमार, राजकुमार, राज कपूर, ये सारे हीरो हीरोइन को स्टूडियो के चक्कर लगाना। एक फ़िल्म में काम भी किया मैंने, एक्स्ट्रा। उस समय एक्स्ट्रा, आजकल तो जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं, उस ज़माने में एक्स्ट्रा हुआ करते थे। तो मैंने एक फ़िल्म है और शायद काफ़ी मशहूर फ़िल्म है, हम दोनों। उसमें मैंने 3 दिन तक एक्स्ट्रा की भूमिका निभाई मैंने। और ये अ, इसकी शूटिंग अ, दादर में महबूब स्टूडियो का हुआ करता था, आज भी है। वहाँ इसकी शूटिंग हुई 3-4 दिन तक, और मैं 3-4 उस ज़माने में मुझे ₹5 ₹4 ₹5 रोज़ाना एक्स्ट्रा को मिला करते थे। एक विज्ञापन में मैंने काम किया, इसमें डेविड और दुर्गा खोटे थे। इसके बाद 2-3 महीने तक मैंने देखा, मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब बेकार का है। मैं वापस जयपुर चला आया। आप कह सकते हैं कि मैं फ़िल्म में मैं जवानी फ़ेल हो गया, ये पराजित रहा। मुझे कुछ रास नहीं आया वहाँ का माहौल ये भी है कि ये क्या है, आप इसमें आपका कुछ नहीं है, जो डायरेक्टर जैसा कहता है, प्रोड्यूसर जैसा कहता है वही सब कर। तो ख़ैर मैं वापस लौट आया। माता-पिता ने डाँटा बुरी तरह से, जो भी होता है, जो आमतौर पे आप समझ ही सकते हैं। तो हाँ, वहाँ पे सड़कों पे फुटपाथों पे सोया। अब गेटवे ऑफ इंडिया देखा। उस समय गेटवे ऑफ इंडिया बड़ा खुला रहता था, और हम जैसे जो फरार होकर जो लड़के और लड़कियाँ फरार होकर जाते थे, वो गेटवे ऑफ इंडिया पर या आपके चौपाटी पर या जूहू बीच पर सो जाया करते थे। और फिर रात को पुलिस वाला आता था 4 बजे, 5 बजे, वो ज़्यादा आता था। "अई उठो, 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 भगो।" तो हमको गहरी नींद आ रही हो, कुछ भी हो, और उसके डंडे खा कर के भागना पड़ता था। मतलब ये मेरा ही नहीं, और भी सब लोग होते थे। और फिर वो जाते, जब उसके जाने के बाद फिर हम सो जाया करते थे। तो उस समय का बम्बई भी ज़बरदस्त था। डबल डेकर ट्रामें चला करती थी। दादर से, उससे पहले साइन से, माटुंगा से होते हुए, और यहाँ तक आ जाया करती थी गेटवे ऑफ इंडिया के पास तक। अ, 2 आने लगा करते, 2 आने लो, का टिकट लो, और 2 घंटे तक आप 2 घंटे तक उसमें मज़े करो। तो वो भी हमने खूब देखा। अब जब मैं वापस लौट आया, फिर से मैंने पढ़ाई शुरू की। वो एक लंबी दास्तान है, कहानी है, मेरी आत्मकथा है। अ, मैं बोनसाई अपने समय का। उसमें है कि उसके बाद क्या हुआ। काफ़ी पापड़ बेले बम्बई में भी, एक ग्लास फैक्ट्री में काम किया। आपके अ, मतलब ऐसी ग्लास फैक्ट्री में कि यानी अगर पिघला हुआ शीशा गिर जाए तो आपका पैर चला जाए। लेकिन एक दिन रात को इंस्पेक्टर आया, उसने छापा मारा, उसने देखा कि नहीं, तुम तो वर्कर नहीं लगते, घर से फरार लगते हो, और तुम बच्चे लगते हो, नाबालिग है, बालिग ही ये काम कर सकते। और रात को 12 बजे मुझे निकाल दिया गया, और हिसाब किताब पैसा देकर के छुट्टी कर दी गई। ये अनुभव भी मुझे हुआ। तो अब जब मैं वापस लौटा, तो 1962 का चुनाव,
यानी भारत में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ। अब 62 के चुनाव तक मैं काफी मतलब थोड़ा बहुत काफी समझदारी विकसित हो चुकी थी। 10वीं मैं पास कर चुका था। वो जबरदस्त चुनाव हुआ। अब क्यों हुआ जबरदस्त कि उसमें राजघराने की पहली प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी की तरफ से खड़ी हुई और दूसरी तरफ कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो मुझे याद नहीं है। अब लेकिन ये चुनाव इसलिए चर्चित रहा उस समय देश भर में, गायत्री देवी की वजह से तो रही, लेकिन इसमें फिल्म स्टार प्रचार करने आए और वो ये कि गायत्री देवी की तरफ से प्रचार करने के लिए प्रेमनाथ आए बंबई से। और क्या वो धुआंधार मतलब बोलते थे। अब फिल्म एक्टर तो थे, मतलब आप सोच ही नहीं सकते अपना कैसे बोल रहे हैं। और अदाओं के साथ बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ में मीटिंगें होती थी और लोग जुटते थे। मतलब तो बड़ा जबरदस्त प्रचार हुआ गांव-गांव में। कई जगह गए प्रेमनाथ। प्रेमनाथ अब उस समय हीरो बन चुके थे। अब जैसे कि जब जब उनकी बरसात फिल्म आई, उस समय से इनको जबरदस्त सफलता मिली, तो इसलिए प्रेमनाथ को देखने के लिए लोग बाग आते थे कि अरे भाई प्रेमनाथ जी आ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार करने आए वो वो भी अपने आप में दिक्कत थी। अब उसका नाम उनका सुनेंगे और वो थे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर के पिता और राज्यसभा के सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर। पृथ्वीराज कपूर तो अपने आप में बहुत बड़े नाम है। मतलब मूल थे तो इन लोगों ने पृथ्वीराज कपूर की अपनी एक नाटक कंपनी बंबई में है, उससे बड़े बड़े लोग निकले। तो एक जबरदस्त एक्टर वो, यानी मंच के भी जबरदस्त एक्टर और इसी तरह फिल्म के भी। और मुगले आजम अगर आपने देखी हो 1960 में आई थी जो, और उसमें अकबर का रोल जो किया पृथ्वीराज कपूर ने, तो अद्भुत था। उनके डायलॉग डिलीवरी अपने आप में गजब की। तो खैर अब ये कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने आए और जबरदस्त दोनों, क्योंकि पृथ्वीराज को देखने के लिए बहुत अरे भाई राज कपूर के पापा आ रहे हैं, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर आ रहे हैं और सब यानी अकबर आ रहे हैं। मुगले आजम जब तक आ चुकी थी और जयपुर में बहुत लोकप्रिय हुई, तो पृथ्वीराज जी का एक जबरदस्त नाम था। तो ये एक आखिर में ये बात सही है कि जब चुनाव परिणाम सामने आए तो गायत्री देवी हाईएस्ट वोटों से जीती। इस देश में सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले गायत्री देवी को, और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन गायत्री देवी को, अब गायत्री देवी को देखिए 1962 में मैंने गायत्री देवी को देखा और इसके बाद 1971 में मैंने गायत्री देवी का इंटरव्यू लिया दिनमान के लिए। कितने आप समझ लें 10-11 साल का। और उस समय मैंने इनसे बड़े तीखे सवाल किए। वो उनके महल में बैठ कर, तब तक ये राजमाता बन चुकी थी, यानी इनके पति मान सिंह जी, उनका देहांत लंदन में हो चुका था। आमतौर पर बड़े राजा लोग जो होते थे वो उनके जो गर्मियां थी वो यूरोप में बीता करती थी। तो ये राजमाता, तो मैंने याद दिलाया कि मैंने आपका 1962 का देखा और वो हुआ। और मैंने उनको एक एक सवाल किए कि आप पहली बार गए, क्या सोच के गए, क्यों चुनाव लड़ा, क्या उससे पहले कह सकते हैं कि जयपुर वासी या जयपुर रियासत सब ठीक थी, है ना, कैसे आप। ये बता दूं गायत्री जी को लोकतंत्र से बड़ी सख्त नाराजगी थी। उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में भी इस बात को कही कि आई हेट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र पसंद नहीं था।
लेकिन क्योंकि हुआ तो मैंने बड़े तीखे सवाल किए, लेकिन उनकी सुंदरता उस समय भी बरकरार है। और इसके बाद मैंने उनको अंतिम बार 97 में देखा, 96 या 97 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जयपुर गए थे और मैं भी उनके साथ कवर करने के लिए गया था। लेकिन इस किस्से से पहले एक और किस्सा हुआ, वो भी महारानी का था, और वो थी महारानी एलिजाबेथ। 1961 में वो जयपुर की राजकीय यात्रा पर आई। यानी राजा मानसिंह, इसको बोलते हैं महाराजा मानसिंह, मैं आमतौर पर राजा नहीं बोलता, ना महारानी बोलता। तो 1971 में महारानी एलिजाबेथ जयपुर पहली बार आई और महाराजा मानसिंह ने उनके स्वागत में एक दरबार का आयोजन करवाया, दरबार का, और उसमें एक शर्त लगा दी कि अगर सरकार का यानी सुखाड़िया मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति आना चाहता है इसमें दरबार में, तो उपस्थित रहना चाहता है, तो उसे दरबारी पोशाक में यानी सामंती पोशाक में ही आना पड़ेगा। अब ये अखबारों में कंट्रोवर्सी फैल गई कि क्या सुखाड़िया सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं सुखाड़िया क्या वो सामंती पोशाक में, राजा महाराजाओं की पोशाक में भाग लेंगे, क्या वो कॉर्निश करेंगे? उसमें ये भी था कि आपको कॉर्निश करना पड़ेगा। अखबारों में चर्चा हुई और ये बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट कहा कि आप जाइए तो उसमें स्वागत समारोह में, लेकिन राष्ट्रीय पोशाक पहनिए, ना कि सामंती पोशाक, और ना कि आप कॉर्निश करिए, किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर के जब आखिर में महाराजा मानसिंह को भी ये महसूस हुआ कि ये संभव नहीं है डेमोक्रेसी में कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों से कहे कि आप सामंती पोशाक में आइए, आखिर में उनको भी रिलैक्स करना पड़ा और कहे कि नहीं आप राष्ट्रीय जो पोशाक है, जो पूरी की और बंद गले का, उसमें आप आइए, धोती में आइए, अचकन पहनिए, जो भी है, लेकिन आप उस पर आने की। अब यही फिर क्या हुआ, कई साल के बाद महारानी एलिजाबेथ दिल्ली आई और ये किस्सा है 1900 मतलब 77 या 78 का इसके आसपास का ये किस्सा है। और वह जब आई तो इसके बाद 97 का किस्सा है ये आई। उस समय मैंने महारानी एलिजाबेथ को कहा कि मैडम, मैं आपको मैडम से संबोधित करूंगा, योर हाइनेस नहीं कहूंगा। She was taken aback, ताजुब वो, उन्होंने कहा because I'm not your subject, I'm a citizen of an independent India, a democratic India. Oh yes, you are free, you can address me as a madam. उस समय ठीक उसी समय इंग्लैंड में भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और टोनी ब्लेयर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो टोनी ब्लेयर की उस समय ये चल रही थी कि क्या राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ रहा है ब्रिटेन से। तो एक बहुत बड़ा तबका चाहता था कि राजशाही को समाप्त कर दिया जाए, और तो दूसरा कह के नहीं अभी रहने दिया जाए, क्योंकि एक न एक किसी को तो बनाएंगे, उस पर भी खर्चा होगा। और लेकिन आखिर में तो मैंने उसी कंट्रोवर्सी को रेफर करते हुए मैंने मैडम एलिजाबेथ से कहा कि मैडम, मैं आपको मैडम कहूंगा, योर हाइनेस नहीं कहूंगा, और मैं क्वीन कहूंगा और हाथ मिलाऊंगा। तो अरे उसका उस समय हल्ला मच गया कि भाई एक हिंदी के पत्रकार ने ऐसा किया। उस समय काफी मतलब खराब हो, इस पर चर्चा होने लगी कि मैंने कहा कि देखिए, आज नहीं तो राजतंत्र को जाना है, कभी जाना है। और भारत में भी
जो प्रिविलेज जो पर्स मिलते थे राजा महाराजाओं को, जाहिर है कि इंदिरा गांधी ने 69 या 1970 में खत्म किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ से ये यादें ऐसी हैं जिनसे हमारा कल बना और कल की यादों पर आज खड़ा हुआ है। हम आज में जरूर हैं, लेकिन हम विगत कल को नहीं भुला सकते, क्योंकि कोई भी संतान अपने माता पिता को भुलाना नहीं चाहेगी, क्योंकि माता पिता अगर नहीं होंगे तो संतान का विकास नहीं होगा। माता पिता का त्याग, तपस्या, उनकी कुर्बानी, जो आज एक दौर चल रहा है ना कि वो तो पुराने के नेता लोग पुराने सब कुछ नहीं थे, नेहरू वगैरह कुछ नहीं थे, ऐसा नहीं है। देश का विकास इसके हो सकता है, विकास में कमियां रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं, होती है सभी जगह। मौजूदा सरकार में भी कमियां रहेंगी और इससे आने वाले वो जो उत्तराधिकारी होंगे वो निकालेंगे। लेकिन हमें याद आज में हम हैं, तो विगत में क्या हुआ, विगत कल कल के कौन नायक थे, कौन अभिनेता थे, कौन खलनायक थे, खलनायक भी, उन सबको याद रखना पड़ता और याद रखना चाहिए। तो ये कुछ यादें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, और कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसी तरह से मैं फिर अगले जब हम दोबारा मिलेंगे तो फिर मैं कुछ नई यादों के साथ, नए कल के साथ, नई दौर के साथ मैं किससे सुनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी।